नमस्कार, ड्रीम स्पिरिट ऑफ कॉमर्स में आपका हार्दिक स्वागत है और आपके साथ मैं हूं राकेश मेवाड़ा। फ्रेंड्स, एमकॉम सेमेस्टर 4 के लास्ट वीडियो में हमने इंटरनेशनल अकाउंटिंग में यूनिट 3 और उसमें कंसोलिडेशन वाला एकत्रीकरण वालू जो चैप्टर है वो चैप्टर में टाइप 1 सम गिने थे। मतलब फर्स्ट टाइप के सम हमने गिने थे और वो थे होल्डिंग आउट कंपनी के। मतलब इंडियन कंपनी जो थी उसने किसी कंपनी के, फॉरेन की कंपनी या ब्रांच के 50% से ज्यादा शेयर अडॉप्ट किए हुए थे, उसके पास होल्ड थे 50% या उससे ज्यादा से, तो उसके रिलेटेड सम हमने लास्ट वीडियो में गिने थे। आज के इस वीडियो में हम सम गिनने वाले हैं जिसमें 50% से कम शेयर हो गए, मतलब एसोसिएटेड कंपनी वाले सम आज के इस वीडियो में हम गिनने वाले हैं। बट आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं रिक्वेस्ट फिर से कर रहा हूं, आप पहले वो वीडियो देखना और वो वीडियो में जो मेथड एक्सप्लेन किए वही मेथड इसमें खाली 20% का फर्क है। सो आप सबसे पहले वो वीडियो देखना। अगर आपने नहीं देखा, आपको नहीं पता, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रख रहा हूं, अब वहां जाके वो वीडियो देख लेना, उसके बाद ये वीडियो देखना। और ये दो टाइप आज जो सीखने वाले हैं वो टाइप 2 है। आपके एग्जाम में या तो टाइप 1 आएंगे या तो टाइप 2 आएगा। सो आज का जो वीडियो है वो टाइप 2 का है। सो अब हम टाइम वेस्ट नहीं करते और वो वीडियो स्टार्ट करते। सो फ्रेंड्स, आज हम जो सम गिनने वाले हैं वो इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन नंबर 5 है आपका राम लिमिटेड, और गुजराती मीडियम में ये सम है આપણો 9મા નંબરનો राम અને श्याम कंपनी। बन्ने में नंबर अलग है। इंग्लिश मीडियम में जो सम है क्वेश्चन नंबर 5 है और गुजराती मीडियम में राम અને श्याम। अब पता कैसे चलेगा कि ये टाइप 1 है या टाइप 2, तो बहुत इजीली पता चल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि राम लिमिटेड श्याम लिमिटेड के 30% ही शेयर एक्वायर कर रहा है। राम लिमिटेड शामना 30% જ શેર ખરીદે છે। इंग्लिश मीडियम में भी क्लियरली लिखा है कि हैड एक्वायर्ड 30% शेयर, लेस देन 50 भी ओछा है। अब 50% से कम है तो वो हो गई एसोसिएटेड कंपनी, और उसके लिए हमें जो कैलकुलेशन करनी है उसमें माइनर फ़र्क आएगा। जो पहले हमने कैलकुलेशन की लास्ट वीडियो में, उससे थोड़ा फ़र्क आने वाला है। तो वो फ़र्क क्या है और पूरा सम कैसे गिनना है वो भी मैं समझा रहा हूँ। और मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि जिस दिन कंपनी शेयर परचेस कर रही है, सेम डेट को अगर आपको जनरल रिजर्व और पीएनएल का बैलेंस ना दे तो आपको क्या प्रोसेस करनी है, तो वो भी मैं आपको ये वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यही सब मैं एक्सप्लेन करूँगा बिकॉज यहाँ पे जो शेयर परचेस कर रहे हैं वो डेट दी है 1/7 दी हुई है, 2013 दी हुई है, और आपको जो बैलेंस दिया है ना पीएनएल का और रिजर्व का, वो ओपनिंग बैलेंस दिया है। सो आपको वो जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था वो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और वो कैलकुलेशन कैसे होगी वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। गुजराती मीडियम में एक बार कही दूँ कि हूँ શું કહેવા માંગુ છું। હું એવું કહી રહ્યો છું કે અત્યારે તમને જે બાકી આપી જો દોનોમાં યર ફરક है ડઝન્ટ મેટર, તમે ધ્યાન રાખજો। ગુજરાતી મીડિયમ 16 અને એ રીતે ગણજો, અને ઇંગ્લિશ મીડિયમ અહીંયા આ તારીખે ખરીદ્યા છે, પણ જ્યારે તમને સામાન્ય અનામત અને નફા નુકસાનની બાકી આપી છે, શરૂઆતની આપી છે, तो હવે આપણે એ कैलकुलेशन करवी पड़े। શું છે कैलकुलेशन समझीशू, बट अब स्टार्ट करते हैं। अब इसमें ये पॉसिबल नहीं, होल्डिंग और माइनॉरिटी हम नहीं लिख सकते क्योंकि 50% से कम शेयर्स है। तो ये मैं अभी नेक्स्ट में जा रहा हूँ। अब मैं सीधा आ रहा हूँ कैपिटल गेन में। कैपिटल गेन में आप देख सकते हो रिजर्व और पीएनएल ओपनिंग में आपको दे दिया है। आपको ओपनिंग में रिजर्व और पीएनएल दिया है 6000 एंड 4000। तो मैं यहाँ पे रिजर्व में लिख रहा हूँ 6000 और पीएनएल यहाँ पे लिख रहा हूँ 4000, क्योंकि डिविडेंड दिया हुआ है। तो डिविडेंड कितना दिया हुआ है हम देखेंगे। 12% डिविडेंड श्याम लिमिटेड ने पे किया है। 12% किसका? 30,000 का 12%। तो मैं 30,000 का 12% करूँगा तो 3600 आएगा, 3600 आवशे। सो मैं यहाँ पे 3600 लिख रहा हूँ। सो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी मेरी 400। ये सारी अमाउंट जो है वो डॉलर में है, रुपीज़ में नहीं है। तो अभी ये जो कैलकुलेशन हो रही है डॉलर में हो रही है। अब हमें लिखना है इंक्रीज डिक्रीज। ये कैसे फाइंड, क्योंकि हमें ये डेट का बैलेंस ही है। हमारी ये डेट है 17, ईयर अलग अलग है, ये मैं बता रहा हूँ 14, इंग्लिश में अलग है गुजराती में अलग है, बट मैं खाली 14 ये 17 मतलब 3 मंथ का जो डिफरेंस है वो मुझे लेना है। कैसे फाइंड करना है, इसके लिए ये टेबल हमने बनाया ABC।
ये कैसे होगा, तो यहाँ पे देख लेते हैं हम क्लोजिंग में क्या है रिजर्व और पीएनएल। तो क्लोजिंग में जनरल रिजर्व है 10,000 और पीएनएल है सॉरी ये 15 है और ये है 10,000। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अनामत लखूँ छू 15,000 અને पीएनएल में लखूँ छू 10,000। पीएनएल में नफा नुकसान में लखूँ छू 10,000। अब उसमें से मुझे ये ओपनिंग वाली अमाउंट माइनस कर देनी है, इसका 6,000, यहाँ पे 400। तो यहाँ पे जो अमाउंट आएगी मेरी वो आएगी 9,000 और यहाँ पे जो अमाउंट आएगी वो 9,600। ये जो डिफरेंस है पूरे साल का है। मुझे डिफरेंस कितना लेना है, तो 14 से 17 के बीच में, मतलब 3 मंथ का ये जो टर्म्स हुआ 3 मंथ 3 महीना तफावत लेवानो। कैसे, बहुत ही ईजी है। ये 9,000 है, पूरे साल की अमाउंट है। तो मैं क्या करूँगा 9,000 × 3 डिवाइडेड बाई 12 करूँगा। सो मुझे मिल जाएगा 2250 और यहाँ पे भी 9,600 × 3 डिवाइडेड बाई 12। सो यहाँ पे मुझे जो डिफरेंस मिलेगा वो था 2,400। तो मैं ये डिफरेंस यहाँ पे मेंशन करूँगा और यहाँ पे 2,400। सो जिस दिन मैंने शेयर परचेज किया उस दिन का बैलेंस मुझे मिल गया है और वो है 8250 एंड 2800। ये दोनों को मैंने प्लस किया यहाँ इसके साथ। तो आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ये टेबल की ज़रूरत कब पड़ेगी। आई थिंक आपके माइंड में वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि टेबल की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, क्योंकि जिस दिन शेयर परचेज के उस दिन का बैलेंस नहीं दिया था। लास्ट वीडियो में जो 2 सम गिने थे उसमें ये डेट का बैलेंस दे दिया था। सो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, इसमें टेबल की आपको यूज़ करना पड़ा। अब मैं आ रहा हूँ रेवेन्यू के बारे में। तो रेवेन्यू में बैलेंस शीट में फिर से यहाँ पे रिजर्व है 15,000 और पीएनएल है 10,000 और उसमें से यहाँ पे हमने कैपिटल के स्ट्रक्चर में लिखा 8250 और तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 8250 एंड 2800। तो अब उसमें से ये मैं माइनस करूँगा तो ये आएगा 6750 और ये 7,200। तो आप देख सकते हो फर्स्ट कैलकुलेशन तो हमने लास्ट सम गिनी थी सेम, खाली ये हम लिखे नहीं कि भाई होल्डिंग कौन है माइनॉरिटी कौन है, क्योंकि होल्डिंग 50% से कम है। सो होल्डिंग लिख नहीं सकते। सो अब ये कैलकुलेशन हमारी फर्स्ट हो गई। सेकंड कैलकुलेशन एज पर लास्ट सम ट्रांसलेटेड बैलेंस शीट बनानी है, उसमें डॉलर को आपको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। तो श्याम लिमिटेड के लिए हम बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फॉर श्याम लिमिटेड माटे। अब उसमें आप देखो सबसे पहले आपको दिख रहा है इक्विटी शेयर। क्या उसकी अमाउंट है डॉलर में 30,000। अब मैंने आपको बताया था कि इसमें हम क्या लेंगे, तो कौन सा डिफरेंस लेंगे, कौन सा कन्वर्जेशन रेट लेंगे, परचेज डेट का। तो परचेज डेट का तो डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर उसका रेट है 50। सब में आपको रेट दिया है 50, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 50, उसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर आएगा 15 लाख। उसके बाद मुझे लिखना है जनरल रिजर्व या रिजर्व। उसमें मैं 2 पार्ट लिखूँगा। मैं लिखूँगा कैपिटल और रेवेन्यू, मूडी और महसूल। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपने वो लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा तो आप जल्दी मत करना, पहले वो वीडियो देख लेना पूरा, तो आपको ये कैपिटल और रेवेन्यू वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब कैपिटल में मैंने लिखा था, आपको याद हो तो, कि परचेज डेट का लिखेंगे और इसमें हम लिखेंगे एवरेज। तो ये जो था सम उसमें मैं ये लिख दूंगा ओपनिंग का ये है, ये परचेज डेट का है, ये जो है वो क्लोजिंग का रेट है और ये रेट है एवरेज। गुजराती मीडियमમાં આપેલું છે તો તમે ઇઝીલી એ સમજી શકો છો। વર્ષની શરૂઆતમાં છે જેને આપણે ઓપનિંગ કહીશું, આ પરચેસ ડેટનું કહીશું અને ક્લોઝિંગ કહીશું ને આને શું કહીશું એવરેજ, સરેરાશ છે એટલે એવરેજ। લાસ્ટ वीडियोમાં मैं समझाયેલું છે આના क्लैरिफिकेशन। सो अब मैं आगे जा रहा हूँ। तो अब ये कैपिटल अमाउंट कितनी है और रेवेन्यू अमाउंट कितनी है डॉलर में अगर मैं देखूँ तो ये कैपिटल और रेवेन्यू कितनी, तो कैपिटल मैं देखूँगा तो यहाँ पे मैंने फाइंड आउट कर दिया है 8250 और रेवेन्यू मेरी है 6750। आप दोनों का टोटल करोगे ना तो यही आएगा जो यहाँ पे है 15,000। तो अब मैं आगे जा रहा हूँ उसमें 8250 और 750
अब उसमें 8250 में मुझे 50 लेना है और उसमें मुझे एवरेज रेट आपको दिया है कन्वर्जेशन का 49 आप देख सकते हो। सो अब मैंने यहाँ रेट से लिख दिया, नो प्रॉब्लम। मैं यहाँ फिर से 50 और 49 अब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा 4,12,500 और ये आएगा 3,30,750। अब सेम एज वेल एज मुझे P&L में जाना है। P&L नफ़ा नुकसान, जिसमें मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे अगेंस्ट कैपिटल और रेवेन्यू। कैपिटल में कौन सा रेट मैं लेने वाला हूँ, परचेज रेट का, और रेवेन्यू में एवरेज का। तो परचेज, पहले मैं कैपिटल रेवेन्यू को क्लियर कर दूँ। ये कैपिटल है 2,800 और रेवेन्यू है 7,200। अब दोनों का टोटल करो तो टोटल यही होगा 10,000 के हमने खाली इसके और इसके दो पार्टीशन बना दिए। सो ये 2,800 और ये 7,200। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2,800 7,200 और रेट मैं लेने वाला हूँ यहाँ पे 50 और 49। सो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1,40,000 और यहाँ पे आएगा 3,52,800। अब उसके बाद सम में देखेंगे तो आया नॉन करंट लायबिलिटीज़ याद करो। जो नॉन करंट है, जो लॉन्ग टर्म है, જે લાંબા ગાળાનું છે એમાં આપણે પરચેસ ડેટનો કન્વર્જેશન રેટ લઈશું। सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नॉन करंट लायबिलिटीज़ बिन चालू देवा और वो है आपका 10,000 और उसमें मैं ले रहा हूँ परचेस डेट का कन्वर्जेशन रेट। परचेस डेट का कन्वर्जेशन रेट है आपका 50। सो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5 लाख। उसके बाद सम में एक चेंजेस आपको करना है और वो जो चेंजेस है ना आपका, वो है यहाँ पे आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 25,000 दिया है, 2,500 कर देना है। 2,500 टोटल में आप चेक करोगे तो ये जीरो थोड़ा ज़्यादा प्रिंट हो गया है, दोनों गुजराती मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी। तो आपको ये जीरो निकाल देना है जब आप सम गिनोगे तब। तो अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ और वो है हमारे करंट लायबिलिटीज़। और आपको पता है कि करंट लायबिलिटीज़ में हम जो रेट लेंगे वो क्लोजिंग लेने वाले हैं, आखिरनो रेट। सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पहले तो एक्सपेंस खर्चा 2,500, क्रेडिटर्स, लेंडर और टैक्स कर रहा हूँ 2,500। सब में क्लोजिंग का रेट मुझे अप्लाई करना है, सब में क्लोजिंग का जो रेट अवेलेबल है मेरे पास अभी सब में वो है ये रहा 48। तो सब में मुझे 48 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 48 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 120, 96,000 और 24,000। अब ये लिखने के बाद आपको पता है टोटल करना है, पर टोटल सबका आपको कर नहीं देना है, आपको थोड़ी स्पेस रखनी है 1 या 2 लाइन की। उसके बाद आप डॉलर का टोटल कर सकते हो। डॉलर का टोटल वही आएगा जो सब में लिखा है, सब में जो यहाँ पे दिया है वही आएगा 70,000। ये अभी बाकी रखना है, ये टोटल आ जाएगा 70, बाकी रखना है। अब हम जा रहे हैं आगे एसेट्स के बारे में। एसेट्स मिलकतों, तो उसमें सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स बिन चालू मिलकत, उसमें सब में दी हुई है फिक्स्ड स्थिर और फिक्स के बाद आपको दी हुई है अदर इन्वेस्टमेंट, अन्य रोकाण। तो मैं आपको याद करा दूं, जो नॉन करंट चीज़ है ना, जैसे कि नॉन करंट यहाँ पे लाइबिलिटीज़ लिखी थी, नॉन करंट एसेट्स, उसमें आपको जो रेट लेना है परचेज डेट का ही लेना है, खरीद तारीख नो रेट लेवानो है। तो यहाँ पे जो डॉलर की वैल्यू लिखी है वो मैं लिख रहा हूँ 35,000 एंड 15,000 और परचेज डेट का जो रेट है हमारा वो है 50। सो मैं मल्टीप्लाई करूँगा, आएगा 17,50,000 और यहाँ पे आएगा 7,50,000। तो ये हो गया नॉन करंट। अब आई हमारी बारी करंट एसेट्स की।
और मैं करंट एसेट्स की जब बात करूंगा तो करंट एसेट्स में आपको क्लोजिंग लेना है, करंट लायबिलिटीज हो या करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज हो या करंट एसेट्स, यहाँ पे आपको रेट लेना है क्लोजिंग का। तो अब एसेट्स हमारी है डेटर्स, देवादारों सब में लिखा है 10,000, कैश एंड स्टॉक, सब में आपको कौन सा रेट अप्लाई करना है, क्लोजिंग। तो आई होप कन्वर्जेशन रेट में आप क्लियर हो गए होंगे कि आपको कौन सा रेट अप्लाई करना है कन्वर्जेशन में। अगर कोई एसेट्स या लायबिलिटीज शेयर परचेस करने के बाद है तो वो डेट का आपको रेट दे देंगे कि ये कन्वर्जेशन रेट आपको लेना है, 480, 192 और 288। अब हमें टोटल करना है। टोटल के लिए अगेंस्ट आपको एक या दो लाइन ड्रॉप करनी है, उसके बाद टोटल लिखना है। और ये टोटल में ये साइड का 70,000 आ जाएगा। अब मैं टोटल देखूँ यहाँ पे और यहाँ पे तो ज़्यादा क्या हो रहा है, तो ऊपर का टोटल ज़्यादा हो रहा है और वो हो रहा है 34,76,050, 34,76,050। अब उसमें से मैं ये माइनस करूँगा, यहाँ पे कम आ रहा है तो जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 16,050, 16,050 वो आएगा मेरा डिफरेंस इन एक्सचेंज रेट। ये लॉस है मेरा, ये जो है डिफरेंस इन एक्सचेंज रेट, हुंडिया मरनो तफावत ये आया। तो ये हो गया मेरा सेकंड टेबल। जो लास्ट सम हमने गिना था उसमें भी यही था, इसमें भी यही है, कोई चेंजेस नहीं। अब जो हमने लास्ट सम जो गिना था उसमें जो कैलकुलेशन नंबर 3 की थी, गुडविल, कैपिटल रिजर्व और माइनॉरिटी इंटरेस्ट, इसकी इसमें ज़रूरत नहीं है। इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपको जो वैल्यूज़ फाइंड करनी है वो इन्वेस्टमेंट रिगार्डिंग करनी है। सो हम इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो उसकी बेसिकली परचेज वैल्यू जो आपको सब में दी हुई है, इन्वेस्टमेंट की परचेस वैल्यू मैं आपको बता दूं। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ऑफ श्याम लिमिटेड हमने जो परचेस किया वो है 15,60,000 में, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 15,60,000। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है रेवेन्यू रिजर्व, महसूली अनामत। अब वो कितना आएगा आपका रेवेन्यू रिजर्व, तो आपने जो ट्रांसलेटेड बैलेंस शीट बनाई हुई है उसमें हम देखेंगे तो जनरल रिजर्व जो है उसमें हमारा रेवेन्यू है 3,30,750, 3,30,750। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 3,30,750 और उसका मुझे लेना है 30%। जो हमारा होल्ड है वो 30% का है, तो 30% तो 99,225 आएगा। उसके बाद रेवेन्यू प्रॉफिट, महसूली नफो, ये जो रिलेटेड है पीएनएल। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रेवेन्यू जो पीएनएल का हमने लिखा था वो है 3,52,800, बट उसमें से ये हमें माइनस करना है 16,050। लास्ट सब में भी हमने देखा था, अगर आपको याद ना हो तो रिपीट कर लेना। ये अगर यहाँ पे डिफरेंस आता है एक्सचेंज का तो प्लस होता है, यहाँ पे आता है तो लॉस है तो माइनस होगा। तो मैं सबसे पहले ये माइनस कर रहा हूँ 3,52,800 में से मैं 16,050 को माइनस कर रहा हूँ। तो माइनस करूँगा तो आएगा 3,36,750 और उसका मैं 30% करने वाला हूँ। उसका 30% करूँगा तो आएगा 1,01,025। अब ये टोटल करना है, टोटल क्या आएगा तो 17,60,250 टोटल आएगा।
अब उसमें से आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो आपको डिविडेंड मिला है वो इसकी कॉस्टिंग में से माइनस करना है। तो डिविडेंड जो आपको मिला, कितना डिविडेंड मिला उसके लिए अगर हम कैलकुलेशन देख ले तो आपको पता है 30,000 के जो $30,000 के जो शेयर थे उसके ऊपर, मैं रिपीट करा देता हूँ आपको, 12% डिविडेंड डिक्लेयर किया है 30,000 पे, और जिस दिन डिक्लेयर किया उस दिन का रेट है 48, तो यहाँ पे होगा 30,000 का 12%, तो ये आएगा 36, और उसको हम 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो रहा है 1,72,800 डिविडेंड हुआ, तो ये आएगा 1,72,800, बट हमें उसका 30% ही लेना है, 30% हमारा ओल्ड है, सो 30% करेंगे तो आएगा 51,840, इसको हम माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू आने वाली है अब 17,08,410, ये वैल्यू है। आंसर में थोड़ी वैल्यू में चेंजेस है तो आप ये चेंज कर लेना, आंसर में ये लिख देना 17,08,410। ये जो कैलकुलेशन है हमें जो एक्स्ट्रा करनी है, जो थर्ड कैलकुलेशन के बदले में लास्ट टॉपिक के थर्ड, उसकी जगह ये आपको कैलकुलेशन करनी है। अब हम आ रहे हैं मेन फाइनल हमारे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में। अब ये बैलेंस शीट जैसे हम बनाते थे ऐसे नहीं है, थोड़े थोड़े चेंजेस है। क्या क्या चेंजेस है मैं आपको एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ, और सम हम आगे गिनेंगे ऐसे ऐसे। तो अब ये बैलेंस शीट में सबसे पहले आप यहाँ पे हम इसके तो शेयर निकल जाएंगे, तो इक्विटी और उसमें शेयर है कितने 60 लाख, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इक्विटी शेयर, डायरेक्ट आउटर में 60 लाख। उसके बाद रिजर्व, जनरल रिजर्व है अनामत, तो पहले मैं राम की रिजर्व लिखने वाला हूँ। राम की रिजर्व आप देखो सब में दी हुई है 30 लाख। एंड देन शाम में से कितनी रिजर्व मेरे हिस्से में आ रही है, तो शाम की रेवेन्यू रिजर्व मुझे देखनी पड़ेगी। शाम की रेवेन्यू जो रिजर्व है 3,30,750, मैं यहाँ पे आर लिख रहा हूँ, आपको पता चला रेवेन्यू और उसका 30%, तो ये आएगा 99,225। दोनों का टोटल करेंगे तो 30,99,225। उसके बाद पीएनएल में भी सेम प्रोसीजर, नफ़ा नुकसान में एज प्रोसीजर, राम और श्याम। राम का जो पीएनएल सब में दिया हुआ है आपको, और वो है ये आ गया जनरल, ये आया पीएनएल 20 लाख, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 20 लाख रुपीज़। और शाम में क्या, तो शाम की जो रेवेन्यू वाली वैल्यू थी, ये पीएनएल में ये रेवेन्यू वाली वैल्यू थी 350 to 800, और उसमें से हमें ये माइनस करना होगा। तो माइनस करने के बाद वो अमाउंट हम माइनस करेंगे, तो उसके बाद जो हमें अमाउंट मिलने वाली है वो जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी 3,36,750, और उसका हमें 30% लेना है फिर से, तो 30% होगा 1,01,000। अब दोनों का टोटल करेंगे तो टोटल, अब उसमें से एक चीज़ आपको याद रखनी है, जो डिविडेंड उसको मिल गया है वो माइनस होगा, जो लास्ट टॉपिक में भी किया था हमने। यहाँ तक तो टाइप 1 टाइप 2 में सेम है, डिविडेंड हमें मिला है, हमने यहाँ पे लिखा है 51,840, माइनस लिखे या ब्रैकेट में लिखे। अब इसका टोटल हम एंट्री दे देंगे टोटल, तो क्या अमाउंट आने वाली है वो हम चेक कर लेते हैं। तो ये 20 लाख प्लस 1,01,025 माइनस 51,840, तो ये वैल्यू आ रही है
20,49,185। तो ये वैल्यू आई। अब उसके बाद हम लिखेंगे सम में आगे, अब आया नॉन करंट लायबिलिटीज। तो अब देखना, ये जो एसोसिएटेड कंपनी है उसकी लायबिलिटीज पे हमारा कोई हक नहीं है। अब हमारा हक हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज पे। तो अब हम लिखेंगे नॉन करंट लायबिलिटीज ओनली राम लिमिटेड, और वो है ओनली, हम लिखेंगे हमारा, तो वो है हमारा 20 लाख। डायरेक्ट आउटर में लिख रहा हूँ मैं। और उसके बाद करंट लायबिलिटीज वो भी सारा ओनली राम लिमिटेड का। तो उसमें आएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बाकी खर्चा 5 लाख। उसके बाद क्रेडिटर्स 4 लाख। उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स करवेरा 1 लाख, 1 लाख। सबका टोटल आ रहा है 10 लाख रुपीस। अब देखो यहाँ पे चेंज है लास्ट बैलेंस शीट, और इसमें यहाँ पे लास्ट जो टाइप हमने 1 गिना था उसमें दोनों कंपनी का आ रहा है। मतलब अगर मैं उसमें लिखूँ तो दोनों कंपनी का हमें टोटल लेना था, बट यहाँ पे हमें ओनली 1 कंपनी का लेना है, क्योंकि हमारा होल्ड नहीं है, हम 30% है। सो अब इसका हम टोटल करेंगे तो वो टोटल आएगा 1,84,8410 1,41,48,410 ये इसका टोटल आएगा। अब बारी आई एसेट साइड की। तो अब हम एसेट्स की बात करें तो एसेट्स में सेम कॉन्सेप्ट है, ओनली राम लिमिटेड। तो उसमें सबसे पहले आएगी फिक्स्ड स्थिर, और वो है 90 लाख। मैं डायरेक्ट आउटर में लिख रहा हूँ 90 लाख। 90 लाख लिखने के बाद एक तो अब यहाँ पे ध्यान लिखना है, इन्वेस्टमेंट आएंगे। इन्वेस्टमेंट એટલે રોકાણો કયા આવશે તો ध्यान रखજો, ये न्यू टॉपिक है, लास्ट वाले सम में नहीं आते थे, इसमें आएंगे। इन्वेस्टमेंट कौन सा आएगी, जो हमने श्याम लिमिटेड में किए थे, बट उसके वैल्यू क्या लेनी है जो हमने अभी कैलकुलेशन में लिखी 17,08,410, वो वैल्यू लिखनी है हमें। 17 लाख ये वैल्यू हमें लिखनी है, प्लस अदर इन्वेस्टमेंट हमारे हैं अन्य ओनली राम लिमिटेड के, याद रखना ओनली राम लिमिटेड के अदर है 15,40,000। अब ये दोनों का टोटल हम करेंगे 17,08,410 32,0410। अब उसके बाद लास्ट में करंट एसेट्स, ये भी ओनली राम लिमिटेड, सारी करंट एसेट्स ओनली राम लिमिटेड की आएगी। तो उसमें सबसे पहले है डेटर्स 5 लाख, कैश एंड स्टॉक, कैश 4 लाख, एंड स्टॉक जो आपको दिया है, वेट अ मिनट, स्टॉक की अमाउंट में स्टॉक है हमारा 10 लाख है, सॉरी। सो ये टोटल हो जाएगा हमारा 19 लाख। अब हम इसका टोटल करेंगे
टोटल आ रहा है हमारा। तो ये आ रहा है आपका टोटल दोनों साइड का। अब आपको मैं याद करा दूं दोनों मेथड में क्या फ़र्क है। बैलेंस शीट में यहाँ पे ओनली एक कंपनी की विगत डिटेल आएगी, वहाँ पे वो फर्स्ट मेथड में दोनों का हम टोटल करके लिखते थे। एसेट्स में भी उसमें जो एसेट्स लिखते थे उसमें सब्सिडरी कंपनी के इन्वेस्टमेंट हम नहीं लिखते थे। यहाँ पे हम एसोसिएटेड कंपनी के इन्वेस्टमेंट लिखेंगे, बट कौन से वैल्यू जो हमने फाइंड किया है वो वैल्यू लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने जो वैल्यू फाइंड किया है वो वैल्यू हम लिख रहे हैं, और फिर हमारा जो बैलेंस शीट है वो हमारा दोनों साइड का टोटल इक्वल आ रहा है। सो ये दोनों ये जो मेजर फ़र्क था वो मैंने बताया। जो स्टेप नंबर 1 में जो फ़र्क था, स्टेप 3 में जो फ़र्क है। स्टेप 3 में गुडविल कैपिटल रिजर्व हमें नहीं फाइंड करना है, और ना तो माइनॉरिटी फाइंड करना है, उसकी जगह हमें इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। सो ये हो गया हमारा ये सेकंड मेथड वाला सम।